नमस्कार दोस्तों, प्रतिपद क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न से। राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा, केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जिमी कार्टर, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिमी कार्टर। राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में जिमी कार्टर ने कहा था, केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है, क्योंकि समस्त निर्णय जो होता है अध्यक्षीय प्रणाली में यूएसए में राष्ट्रपति ही लेते हैं। इस कंडीशन में अगर उन्होंने गलत निर्णय लिया तो संपूर्ण राष्ट्र के लिए वो गलत हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यूएस राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। कथन दिया है, पहला, किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया। ऑप्शन नंबर दूसरा है, रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल हो गया था। ऑप्शन सी है, प्रतिनिधियों के सदन को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त है। और ऑप्शन नंबर डी है, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा वाद का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल हो गया था, यह उत्तर गलत है। बाकी के सभी सही हैं। पहले सही कथन देखेंगे, किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। काफी सारे राष्ट्रपतियों के ऊपर महाभियोग चलाया गया है। ऑप्शन नंबर सी में है, प्रतिनिधियों के सदन को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा वाद का परीक्षण किया जाता है, तो महाभियोग में जो वाद विवाद होता है उसका परीक्षण किया जाता है, ये भी सही है। रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल हो गया था, ये लाइन गलत है। रिचर्ड निक्सन के ऊपर जब महाभियोग चलाया गया था, उसके बाद में ये जब सीनेट के सामने प्रस्ताव पहुंचता है, तो प्रस्ताव पहुंचने पर उस पर कभी भी वोटिंग नहीं हो पाई, और वोटिंग होने से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, और अमेरिका के इतिहास में सर्वप्रथम इस्तीफा देने वाले राष्ट्रपति के रूप में ये नामित है। तो रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश में है? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों, इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे, सही उत्तर है यूके। संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड या ब्रिटेन में है। भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया में ना तो ज़्यादा आसानी से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा कठोरता होती है, लेकिन अमेरिका का संविधान संशोधन अत्यधिक कठोर होता है। इसी प्रकार जो फ्रांस का संविधान संशोधन होता है वो भी कठोर होता है। लेकिन अगर यूके की बात करें तो यूके में जो है जो संविधान है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो अत्यंत सरल होती है, क्योंकि वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। वो मान्यताओं पे, नियमों पे और जो निर्णय आते हैं अलग अलग प्रकार के, उन पर आधारित है, परंपराओं पे आधारित है, तो उसे बदलना आसान है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दल पार्टी प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, ए सांप्रदायिक, अनन्य क्षेत्रीय वर्ग और वैचारिक समर्थन। ऑप्शन नंबर बी है बंद, सत्तावादी, प्रत्यक्ष कार्रवाई, दमनकारी संगठन। ऑप्शन नंबर सी है विस्तृत राष्ट्र एकीकरण, समुदाय निर्माण, लामबंदी यानी मोबिलाइजेशन। और ऑप्शन नंबर डी है व्यापक, सेवार्थ-उन्मुखी और व्यवहारिक समर्थन। तो आपको बताना है, एक दल या किसी पार्टी प्रणाली का गुण कौन सा नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापक, सेवार्थ-उन्मुखी और व्यवहारिक समर्थन। ये किसी भी दल या पार्टी का गुण नहीं होता है। एक दल पार्टी जिस देश में केवल एक ही दल होता है और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाली सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, तो वहाँ की दल प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। और एक दलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारवादी और जनहित विरोधी समझा जाता है। तो वो जो भी निर्णय लेती है उसमें एक प्रकार से तानाशाही दिखाई देती है, तो इसलिए व्यापक, सेवार्थ-उन्मुखी और व्यवहारिक समर्थन ये उसका गुण हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चिंतन ने आधुनिकीकरण को 3 स्थितियों के संबंध में परिभाषित किया है? तो आपको बताना है। पहला दिया है नवप्रवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था, दूसरा है विभेदित नम्य सामाजिक संरचना, तीसरा है प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत विश्व में कौशल तथा ज्ञान के लिए सामाजिक आधार। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है C.E. ब्लेक, ऑप्शन बी है डेविड E. इप्टर, ऑप्शन सी है सैमुअल P. हंटिंगटन और ऑप्शन डी है S.N. आइजनस्टाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
डेविड ई इप्टर। डेविड ई इप्टर ने आधुनिकीकरण की 3 स्थितियों के संबंध में परिभाषित किया है, और वो 3 स्थितियां हैं: नवप्रवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था, विभेदित नम्य सामाजिक संरचना और प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत विश्व में कौशल तथा ज्ञान के लिए सामाजिक आधार। तो सही उत्तर इसका डेविड ई इप्टर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो राजनीतिक विकास के संकट बताना है। पहला है पहचान का संकट, दूसरा है वैधता का संकट, तीसरा नेतृत्व का संकट और चौथा है अखंडता का संकट। कोड के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन ए है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है तीसरा चौथा और ऑप्शन डी है पहला तथा चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट में पहला और दूसरा यानी पहचान का संकट और वैधता का संकट है। इसके अलावा नेतृत्व का संकट और अखंडता का संकट इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने यह कथन कहा कि जबकि चाहते हैं संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता है। यदि हम किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। तो आपको बताना है किस विचारक ने कहा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम जबकि चाहते हैं कि यह संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता है। यदि हम किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। तो इसलिए संविधान संशोधन की व्यवस्था हर संविधान में होना चाहिए, उनका ऐसा तर्क था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय आपदा के समय कौन से अनुच्छेद बने रहते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 तथा 20, सी है अनुच्छेद 21 तथा 22 और डी है अनुच्छेद 20 एवं 21। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 20 एवं 21 शामिल होते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ये दोनों ही अनुच्छेद आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। ये अभिकथन तथा कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय समयोपरि संवैधानिक उदारता और मानवाधिकारों को विस्तारित करने और उनकी सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल हुआ है। कारण आर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ने, आकार देने में अहम भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है, और उससे भी परे जो कि संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी कि जो कि न्यायालय अन्य देशों में भूमिका निभाते हैं। तो कोड दिया है, कोड के अनुरूप बताना है। ऑप्शन ए दिया है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य तथा ऑप्शन डी है ए असत्य परंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य परंतु आर सत्य। इसे पॉज करके आप दोबारा इसे पढ़िएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जनहित याचिका को निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? तो जनहित याचिका के बारे में इसमें पूछा गया है कि कौन सा उसका प्रयोजन नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया है समाज के उपांतीकृत वर्गों के प्रति न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व। ऑप्शन बी है लोक स्टैंडी। ऑप्शन सी है जन भावना युक्त नागरिक निर्धन की ओर से न्यायालय जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है याचिकाओं को निपटाने में न्यायपालिका कार्य विधिक औपचारिकताओं की अनदेखी करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक स्टैंडी, यानी जनहित याचिकाओं का जो अनुप्रयोग है वो ऑप्शन नंबर ए समाज के उपांतीकृत वर्गों के प्रति न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी में है सी में है जन भावना युक्त नागरिक निर्धनों की ओर से न्यायालय जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसका प्रयोग इस तरह से भी हो सकता है। और याचिकाओं को निपटाने में न्यायपालिका कार्य विधिक औपचारिकताओं की अनदेखी करती है। तो जनहित याचिकाओं में ऐसी याचिकाओं के ऊपर काम हो जाता है, इसलिए ये तीनों ही इसका है, लेकिन लोक स्टैंडी इसमें शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है
61वें संवैधानिक संशोधन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, बी दल बदल या पक्ष त्याग, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 का संशोधन और ऑप्शन नंबर डी मतदान की आयु कम करना। तो इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मतदान की आयु कम करना। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त है? तो आपको बताना है किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन दिया गया है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और यह भी जानते होंगे कि 1919 में सर्वप्रथम भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? ऑप्शन दिए है ऑप्शन ए संचालन समिति, ऑप्शन बी संघ शक्तियां समिति, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर समिति, ऑप्शन डी प्रांतीय संविधान समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघ शक्तियां समिति। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की संघ शक्तियों समिति की अध्यक्षता की थी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे। 17वीं लोकसभा 2019 में सबसे बड़ा विरोधी दल कौन सा था? ऑप्शन दिए ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑप्शन डी है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 17वीं लोकसभा जो कि 2019 में आई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 जो सदस्य इसमें जीत के आए थे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर रही थी, इसमें 53 सदस्य जीते थे। और डीएमके की बात करें यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की, तो इसमें 23 सदस्य जीत करके ये तीसरे नंबर पे इसका स्थान रहा था। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो 17वीं लोकसभा में विरोधी दल जो सबसे बड़ा विरोधी दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष को स्थान नहीं दिया गया था। यदि हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के लिए दल के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 75 होना चाहिए, तब नेता प्रतिपक्ष का प्रावधान होता है। तो इनके पास केवल 53 ही सदस्य थे। इस वजह से 17वीं लोकसभा 2019 में किसी प्रकार का कोई नेता प्रतिपक्ष इस वक्त नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको कथन जो सही है वो बताना है। पहला कथन है संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। दूसरा है सादिक अली समिति भारत में पंचायती प्रणाली की कार्यकर्ता की रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी। तीसरा है जीवी.के. राव समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी। और चौथा कथन है स्थानीय सरकार का राज सूची में उल्लेख। आपको कोड दिए हैं। पहला ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी में है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और ऑप्शन डी में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब इन्हें देख लेते हैं। संविधान के निर्देशक सिद्धांत के रूप में पंचायती राज का उल्लेख किया गया था, तो यह आर्टिकल 40 में आपको स्पष्टता इसमें मिल जाता है। सादिक तीसरे नंबर पे था जीवी.के. राव समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। जीवी.के. राव समिति को योजना आयोग ने ही नियुक्त किया था। और चौथे नंबर पे स्थानीय सरकार का राज सूची में उल्लेख है, तो राज सूची में भी स्थानीय सरकार के बारे में उल्लेख किया गया। सादिक अली समिति की बात करें तो सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया गया था। इसकी स्थापना राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अभिकथन और कारण पर निर्भर प्रश्न है। अभिकथन ए दिया है भारत में योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही संवैधानिक निकाय, ना तो सांविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय। कारण आर दिया है यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।
ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य परंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। भारत में योजना आयोग ना तो सांविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय। ये बिल्कुल सही है, मतलब एक ये गैर संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है, जो कि 1 जनवरी 2015 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया, ये आप जानते हैं। यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। जब ये गैर संवैधानिक ही है तो संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, ये कथन जो हो जाता है वो गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह भी अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए दिया है, जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सार थी, बंद व्यवस्था, जहां व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते थे और लगभग एक ही प्रकार से जीवन जीते थे। कारण आर है, जाति प्रणाली अपने में सामाजिक संरचना तथा मानकीय धार्मिक व्यवहार की विशेषताएं समाविष्ट करती हैं और हिंदू जाति समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफी व्यापक विचार प्रदान करती है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य। ऑप्शन डी है ए असत्य परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है इकबाल नारायण, ऑप्शन बी पाल आर ब्रास, ऑप्शन सी स्टैनले कोचनक और ऑप्शन डी है मायरोन वीनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मायरोन वीनर। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन मायरोन वीनर ने किया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम जन्मभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है केरल, बी दिया है कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। कार्यक्रम जन्मभूमि का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सरोकार रखता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए स्टाफ एजेंसी, ऑप्शन बी लाइन एजेंसी, ऑप्शन सी सहायक एजेंसी और ऑप्शन डी स्टाफ तथा सहायक एजेंसी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन एजेंसी। सरकार के तात्विक कार्यों के साथ लाइन एजेंसी सरोकार रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संगठन के 4 भिन्न आधारों को निम्नलिखित में से किसने 4 पीएस का नाम दिया है? तो 4 पीएस किसने बताया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है लूथर गुलिक, ऑप्शन बी है एल.डी. वाइक, ऑप्शन सी है हेनरी फेयोल और ऑप्शन डी है हर्बर्ट साइमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक। संगठन के 4 भिन्न आधारों को लूथर गुलिक ने 4P का नाम दिया है। 4P के अंतर्गत कार्य एवं उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, क्षेत्र या प्रदेश, ये 4 चीज शामिल की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्य कार्यकाल से सत्ता का क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजन का मुख्य कारण है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए स्थानीय स्तर पर निर्णयन प्रक्रिया को सुगम बनाना, ऑप्शन बी क्षेत्रीय अधिकारियों में कौशल उत्पन्न करना, ऑप्शन सी क्षेत्रीय कार्यालयों का नियंत्रण और ऑप्शन नंबर डी मुख्य कार्यकाल में भीड़ कम करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य कार्यालय में भीड़ को कम करना। यानी मुख्य कार्यालय से सत्ता का क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजन, यानी एक प्रकार से काम को बांट दिया जाता है जिससे मुख्य कार्यालय में भीड़ कम कर दी जाती है और काम आसानी से और सुगमता से जल्दी हो जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, लोक सेवा के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम इसने निर्धारित की। तो आपको बताना है किस देश ने लोक सेवा के लिए निवास स्थान योग्यता निर्धारित की। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी यूके, सी भारत और डी फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम निर्धारित की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय पुलिस सेवा के लिए काडर नियंत्रण करने वाली सत्ता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारतीय पुलिस सेवा का काडर को कौन नियंत्रित करता है बताना है। ऑप्शन ए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, बी गृह कार्यालय मंत्रालय, सी प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी PMO और डी है मंत्रिमंडल सचिव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी गृह कार्यकलाप मंत्रालय। भारतीय पुलिस सेवा के लिए काडर का नियंत्रण करने वाला सत्ता जो है वह गृह कार्यकलाप मंत्रालय है। अगला प्रश्न देखेंगे, बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की जरूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया है हस्तांतरण, ऑप्शन बी पुनः आवंटन, ऑप्शन सी पुनः विनियोजन, ऑप्शन डी क्षेत्रीय आवंटन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनः विनियोजन। बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की जरूरत है वो कहलाता है पुनः विनियोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ है, तो पदोन्नति का अर्थ क्या होता है बताना है। पद में बदलाव, दूसरा कर्तव्य में बदलाव, तीसरा पदवी में बदलाव, चौथा वेतन में बदलाव। कोड के अनुसार आंसर देना है। कोड दिया है, ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी में है पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा चौथा और डी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ होता है पद में बदलाव। पद में बदलाव के साथ में कर्तव्य में बदलाव भी होता है, उसकी पदवी में बदलाव भी होता है तथा अब जिम्मेदारियां इसमें बढ़ा करके दे दी जाती हैं, इसलिए उनके वेतन में भी बदलाव हो जाता है। तो एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पद में उन्नत होना ही पदोन्नति होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है? प्रश्न इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है आर के मर्टन, ऑप्शन बी है एम क्रोजर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है सी एन पार्किंसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम क्रोजर। एम क्रोजर यानी माइकल क्रोजियर ने नौकरशाही के बारे में बात की है। उन्होंने नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा सेवित कुंठाजनक वातावरण आदि बातें शामिल की है और ये सारी चीज़ों को मिलाकर के उन्हें नौकरशाही के बारे में यह धारणा बनाई है कि नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को कभी ठीक नहीं कर सकता है। तो सही आंसर है एम क्रोजर। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल सचिव, बी है गृह कार्यकलाप सचिव, ऑप्शन सी है कार्मिक सचिव और ऑप्शन डी है वित्तीय सचिव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडल सचिव। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यू स्टार्ट संधि के विषय में गलत कथन का चयन करें। कथन दिए हैं, पहला कथन है ए नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी कि न्यू स्टार्ट संधि जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, शीत युद्ध के पूर्व प्रतिद्वंदियों के मध्य होने वाली अंतिम शेष हथियार न्यूनीकरण संधि थी जो रूस और यूएसए द्वारा तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या को 1550 तक सीमित करती है। ऑप्शन बी है यह रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और यूएसए द्वारा की गई थी जो वर्ष 2026 तक लागू की गई है। और ऑप्शन नंबर सी है यह 700 रणनीतिक लॉन्चर और 1550 ऑपरेशनल वारहेड्स की मात्रा को दोनों पक्षों के लिए सीमित कर यूएसए और रूसी रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार को न्यूनीकृत करने की द्विपक्षीय प्रक्रिया को जारी रखती है। और ऑप्शन नंबर डी है दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार रूस के पास है, फिर भी रूस अपनी रक्षा के लिए हथियारों के जखीरे को बढ़ाएगा, अतः संधि को निलंबित करने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गलत कथन इसमें है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसे देख लेते हैं। यह रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और यूएसए द्वारा की गई संधि थी जो वर्ष 2026 तक लागू की गई है, बिल्कुल गलत है। यह संधि फरवरी 2011 में लागू की गई थी और इसकी अवधि 10 साल यानी 2021 तक थी, जिसे अगले 5 साल यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन 2023 में रूस ने इस संधि का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया और इसे छोड़ने की बात की है। बाकी के जो अन्य सारे कथन इसमें दिए हुए हैं वो सारे के सारे सही हैं, आप इसे पॉज करके पढ़ें। अगला प्रश्न देखें, नाटो के विषय में सही कथनों का परीक्षण करें। तो नाटो के विषय में आपको सही कथन खोजना है। कथन दिया है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा की गई थी।
इसके अनुच्छेद 10 में बताया गया कि सदस्यता किसी भी यूरोपीय राज्य के लिए खुली है जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है। तीसरा कथन है, रूस की नाराजगी के बावजूद फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बन गया, जबकि फिनलैंड की करीबन 1300 किलोमीटर से लंबी सीमा ऐसी है जो रूस से सटी हुई है। तो सही उत्तर का चयन करना है, कोड दिया है। ऑप्शन ए में है केवल एक सही है, ऑप्शन बी में है केवल, इसमें भी केवल एक ही लिखा है, इसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, केवल 3 है। ऑप्शन सी में है पहला और तीसरा सही है, और ऑप्शन डी में है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। तो इसे दोबारा देख लेते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा की गई थी। इसके अनुच्छेद 10 में बताया गया कि सदस्यता किसी भी यूरोपीय राज्य के लिए खुली है और इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र को सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है, तथा रूस की नाराजगी के बावजूद फिनलैंड ने अप्रैल 2023 में नाटो के 31वें सदस्य बन चुका है। इसने 2022 में उसके लिए अपना आवेदन दिया था और 23 में उसे शामिल कर लिया गया है, जबकि फिनलैंड की करीबन 1300 किलोमीटर से लंबी सीमा ऐसी है जो रूस से सटी हुई है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।